नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 अज्झयनं नमो 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 लोये सौव साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढममवै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढममवै मंगलं। आज का ये सत्र एक ऐसे विषय के लिए समर्पित है कि जो रिश्ता वात्सल्य से शुरुआत जिस रिश्ते की होती है, प्रेम से जिस रिश्ते की शुरुआत होती है, बहुत अरमानों के साथ माता पिता अपने बच्चों में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक समय आता है बच्चे जैसे ही एक 12-13 साल के हो गए, उनके साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर आ जाता है। जो रिश्ता संवाद का था वो विवाद का हो जाता है। माँ बाप की बच्चों से शिकायतें बढ़ जाती है और बच्चों की माँ बाप से शिकायतें बढ़ जाती है। और जैसे जैसे गजेट्स का, सोशल मीडिया का, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चे और पेरेंट्स के बीच और दूरियां बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें। यदि बढ़ता हुआ बाल गुनहगारों का रेशो देखे तो चौंकना पड़ता है। खेलने की उम्र में वो हत्यारे बन रहे हैं, और एक बार टीनेजर के दहलीज पर पहुंचने के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ हाथों से खो गया। और यंग जनरेशन की तो बात करो ही क्या है, उनकी दुनिया कुछ और बन जाती है। ये ऐसा क्यों हुआ? कौन जवाबदार है इसके लिए? अरहम पेरेंटिंग का, तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का एक विजन, एक सिद्धांत, एक सोच, और उस सोच के आधार पर ही अरहम पेरेंटिंग का प्रोग्राम बना हुआ है। अब वो इससे आप परिचित हो जाओ। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो किसी भी रिश्ते की शुरुआत इस जन्म से मानती है, और इसलिए सारी बातें वही से शुरू होती है। लेकिन भारतीय अध्यात्म किसी भी बात की शुरुआत इस जन्म से नहीं मानते। उसके पीछे पिछले जन्मों का एक इतिहास होता है, और पिछले जन्मों का इतिहास को जब तक हम समझेंगे नहीं, पास्ट को जब तक अंडरस्टैंड करेंगे नहीं, तब तक प्रेजेंट का
समझना और उसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सारी चर्चाएं जो है एक अलग स्तर से आपके साथ आज है। क्या है व्यक्ति, कैसा है रिश्ता है, 4 बातों पर आपको चिंतन करना है। वो है पहला सोल, आत्मा है। और सोल के साथ, आत्मा के साथ प्रीवियस जन्म के, प्रीवियस बर्थ के आए हुए संस्कार, वो संस्कार में 2 चीजें जुड़ी हुई है, पेरेंट्स के साथ का उनका रिश्ता और उनके स्वयं की पर्सनैलिटी। 2 बातें कह रहा हूं। कर्म तो है ही है जिसको आप संस्कार कहते हैं, लेकिन उस संस्कार के साथ ही, उस कर्म के साथ ही माँ बाप के साथ भी उनका एक रिश्ता है। उस रिश्ते के 2 आयाम है। पिछले जन्म के रिश्ते की बात कर रहा हूं। बच्चे और माँ बाप के बीच का यह रिश्ता है। भारतीय संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस घोष को लेकर चलती है कि बच्चों के लिए मां ने भगवान होना चाहिए, पिता ने भगवान होना चाहिए। केवल जन्म देने वाले माँ बाप जननी और जनक होते हैं, और बच्चों के लिए जो जन्म देने वाले माँ बाप भगवान हो जाए तो बच्चों के लिए सौभाग्य होता है। आज का जो माहौल है, उस माहौल में मातृत्व और पितृत्व को लेकर, माँ और बाप को लेकर, पेरेंटहुड को लेकर पेरेंट्स की कंसेप्ट भी बहुत कंफ्यूज है। बच्चों के दिमाग में भी अपने माँ बाप को लेकर के क्लियरिटी नहीं है। बाहर का माहौल, सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल, न्यूक्लियस फैमिली, कंपटीशन का बढ़ता हुआ दबाव, प्रतियोगिता, तनाव, गोल का नहीं होना, इन सभी के बीच में इस पेरेंटिंग का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि बच्चे भी माँ बाप की शिकायत करते हैं और माँ बाप भी बच्चों की शिकायत करते हैं। एक आम आवाज है कि माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी समझते नहीं है, और बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारी बात को सुनते नहीं, समझते नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का और मिसकम्युनिकेशन का कैसे सॉल्यूशन करें, इसके लिए अरहम पेरेंटिंग का एक पैकेज, एक प्रोग्राम है। इसके 4 आयाम है। ये 4 सूत्र पर काम करता है कि पहला है रिलेशन, रिश्ता, सेकंड है कम्युनिकेशन, तीसरा है ब्लेसिंग, और चौथा है ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। इन चारों के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का जीवन बन सकता है। केवल कम्युनिकेशन से काम नहीं होता है, केवल ट्रेनिंग से काम नहीं होता है, केवल आशीर्वाद भी काम नहीं करते हैं, रिश्ता भी चाहिए। बात शुरू कर रहा हूं मैं रिश्ते से। एक बार देखिए कि आपके और आपके बच्चों के बीच रिश्ता है, वो विश्वास का है या संदेह का है, वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, वो आर्ग्यूमेंट का है या अंडरस्टैंडिंग का है। शुरुआत से देखिए उसको। और इस रिश्ते की शुरुआत केवल चाइल्डहुड से नहीं, केवल जन्म देने के बाद से नहीं, उस समय से है जिस समय ये बच्चा आपकी कुक्षी में, आपके गर्भ में आया था। उस समय आपने उसका वेलकम किया है क्या? 9 महीने आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया है? उस 9 महीने के समय में आपने पूरी सजगता के साथ जीवन जिया है क्या? वहां पर देखिए कि वो जो संस्कार गए हुए हैं, उस समय के आपके जो रिलेशन रहे हुए परस्पर के, आपका जो सोच रहा हुआ है, आपका जो बिहेवियर रहा हुआ है, आपके जो रिएक्शन, एक्शन, रिस्पॉन्स, रिसीव का जो आपका कैरेक्टर रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि वो केवल आपके पास था, वो आपके थ्रू पूरा उस जीव के पास पहुंचा हुआ है। चेन्नई में पेरेंटिंग का सेशन चल रहा था।
एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के गजब की शिकायत करी कि बच्चा सभी के साथ बड़े प्रेम से रहता है, लेकिन जैसे उसकी ग्रैंड मदर दादी पास आती है तो बच्चा उस पर हाथ चलाता है, हाथ उठाता है। और ये समस्या इतनी भयंकर थी। और वो जिस समय मेरे पास आए तो मैंने एक छोटा सा सवाल उनसे पूछा, उसकी माँ से पूछा, तेरे और तेरे सास के, मदर इन लॉ के रिलेशन कैसे थे? जिस समय तू प्रेग्नेंट थी, तेरे मन में मदर इन लॉ को लेकर के क्या इमोशन चल रही थी? क्या कहीं तूने मदर इन लॉ से तंग होकर के उनको मारने का तो नहीं सोचा था? और उस बहन ने मौन स्वीकृति दी। अरे सिंपल बात थी, मां मन में कर रही थी और वो प्रिंट बच्चे के मन में तैयार हो गया और बच्चा मार रहा है। उपाय दिया था, पेरेंट्स को कहा गया था कि उसके अंदर की क्लीनिंग करो। क्लीनिंग प्रोसेस के माध्यम से एक 27 दिन के अंदर बच्चे के अपने दादी के साथ के संबंध नॉर्मल हो गए थे। संदर्भ में तुमको केवल इसलिए दे रहा हूं, आपको इसलिए दे रहा हूं कि बच्चे के पास ये जो रिश्ता बनता है, ये जो संस्कार बनते हैं, बच्चे का जो कैरेक्टर बनता है, बच्चे का जो सोच बनता है, उसका जो ब्लूप्रिंट बनता है, उसके पहला दौर शुरू होता है प्रेगनेंसी के समय में। उस समय न केवल मां के अपितु पिता के। लेटेस्ट एक 3 दिन पहले की बात थी, बेंगलोर की केस, डिलीवरी हुई और बच्चे के जौ के वहां पर गांठ। समस्या आई तो मैंने पूछा कि पूछो पिताजी गुटखा खाते हैं क्या? और वो गुटखा खाते थे, क्योंकि आखिर में जो कुछ बच्चे के पास डीएनए जाना है वो केवल मां का नहीं जाना है, वो पिता का भी जाना है और उसी से उसका जीवन शुरू होना है। फिर एक बार बात को समझ लीजिए कि आप हो, मैं हो, कोई भी व्यक्ति है, उसकी अपनी सोल है। सोल के साथ जो कर्म वो लेकर के आया है, जो प्रॉपर्टी वो लेकर आया वो है। उस प्रॉपर्टी में मिस प्लस हुआ है उसके माँ बाप की एनर्जी, उस माँ बाप के संस्कार, माँ बाप के डीएनए, उनके गुणसूत्र है। जन्मने के बाद बाहर का एनवायरमेंट, एजुकेशन, फैमिली एटमॉस्फेयर, और इन सबसे मिलकर के आपकी या मेरी किसी की भी पर्सनैलिटी बनती है। वैसे उस जीव ने जो प्रॉपर्टी लाई है वो बहुत मूलभूत है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को माँ बाप ने क्या दिया है और आए हुए जीव का माँ बाप के साथ रिश्ता है, वो पॉजिटिव रहेगा, वो आस्था का रहेगा, वो विश्वास का रहेगा, तो जो भी ब्लेसिंग जाएगी वो स्वीकार होगी और रिश्ता बनना चाहिए। यस, आप और मैं क्लियर नहीं होंगे कि बच्चा कौन से रिश्ते से आया है, लेकिन क्लियर हो सकता है। लेकिन आज जो बच्चे जन्मे हुए जिनका साथ आप जी रहे हैं, उनके साथ का एक बार रिश्ता आप तय करिए, क्लियर करिए। आप बच्चे को भयभीत करते हैं या भय से मुक्त करते हैं? बच्चे को आप डराते हैं या स्नेह करते हैं? क्या इमेज आपकी, आपका रिश्ता हिंसा का है या हिंसा का है? कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा जब तक बात मानता है तब तक आप प्यार करते हैं और बच्चा बात नहीं मानता है तब आप वायलेंट हो जाते हैं। तो बच्चे के साथ आपका रिश्ता कौन सा है, एक बार पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ ओपन रहे, बच्चे को स्पेस मिले, बच्चे को स्कोप मिले, तो एक बात पर चिंतन करिए कि भय के कारण से, आतंक के कारण से, वायलेंस के कारण से किसी का भी माइंड, किसी की इमोशन, किसी की भी सोल फ्री होगी या डैमेज होगी।
और सबसे पहले भयभीत कौन करता है बच्चे को? किसने भयभीत किया है? सबसे पहला डर उसके पास गया है आपसे। आपने ही उसको डराना सिखाया है। बच्चे ने कोई बात मानी नहीं होगी, बच्चा कोई बात सुन नहीं रहा होगा, छोटा होगा, और उसमें अपने ऊपर गुस्सा किया है, और आपका वो आतंक का चेहरा देकर के, आपका वो भयावह चेहरा देकर के उसके साथ आपके रिश्ते की एक अलग शुरुआत हो गई। और एक बार जिसका भय लगता है उसके प्रति विश्वास निर्माण होना बहुत मुश्किल जाता है। तो रिश्ते के दो आयाम आपके पास इस समय के जा रहा हो, प्रीवियस बर्थ के छोड़ करके, गर्भ के समय की बात छोड़ करके, कि मुझे पता है, आपको भी पता है कि आप पीछे नहीं जा सकते। आज से ही शुरुआत करनी है आपको, डे 1 डे से आज से ही शुरुआत करनी है। और आज से शुरुआत करनी तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं? कि यदि मैं पास्ट की कितनी बात कर लूं, पास्ट के आपके मिस्टेक की बात करूं या गर्भ की बात करूं, तो उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन यदि सोल्यूशन की तरफ आपको कदम बढ़ाना है, तो पहला सूत्र इस बात को स्वीकार करिए कि आपका आपके बच्चों के साथ का रिश्ता अभय का होना चाहिए, सुरक्षा का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, आस्था का होना चाहिए, कम्युनिकेशन का होना चाहिए, फ्री कम्युनिकेशन का होना चाहिए। उसमें भय का कहीं पर भी वायरस नहीं होना चाहिए, भय का कहीं पर इंप्रेशन नहीं होना चाहिए, भय का कहीं इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि भय है तो भय के पीछे सारे पाप चले आएंगे, भय के पीछे झूठ चलाएगा, भय के पीछे हिंसा चली आएगी, भय के पीछे चीटिंग शुरू हो जाएगी, भय के पीछे सब डाइवर्स शुरू हो जाएगा। आपकी बात कर लीजिए ना, जिससे आपको भय लगता है उसके साथ आप ओपनली रह सकते हो क्या? फ्रैंकली रह सकते हो क्या? खुल करके बात कर सकते हो क्या? नहीं कर पाते। क्यों? डर लगता है कि पता नहीं वो क्या करेगा। और यही रिश्ते की बीच में सबसे बड़ा जो डाइवर्शन आता है, जो बिखराव आता है, उसका मूल कारण है भय। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके बच्चों के साथ के आज तक के रिश्ते में जो भय था, उसके एक बार कन्फेशन करिए बच्चों के साथ, बच्चों को एक प्रॉमिस करिए, बच्चों के पास स्वीकार करिए कि हमने आज तक आपको डराया है, भयभीत किया है, आप पर गुस्सा किया है, आपको मारा है, आपको अपशब्द बोले हैं, आपको टॉर्चर किया है। उन सब के लिए बच्चों से क्षमा मांगी, सॉरी गई है, और केवल ऐसी जनरल सॉरी मत गई है, अंदर में पहले महसूस करिए। आपको यदि भगवान बनना है, बच्चों का छत्र बनना है, और आप छत्र हो, इस दायित्व को आपने चुना है, इस रोल को आपने चुना है, और जिस रोल को आपने चुना है उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए जो आपके द्वारा गया हुआ भय है, सबसे पहले उसको बच्चे में से निकालिए। जब तक वो भय निकलेगा नहीं, तब तक अगली कोई बात शुरू ना हो पाएगी। आप जानते हो, बकरी के सामने शेर हो और बकरी को कितना ही खिलाओ तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। वैसा ही है, भय के मारे कोई ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए पहला प्रोग्राम आपके पास है, अरहम पेरेंटिंग का ये सूत्र है, अरहम पेरेंटिंग का ये पहला मंत्र है कि रिश्तों में भय नहीं होना चाहिए। अभयं करे वीर अनंत चक्षु, जैसे अभय हो जाता है, अनंत डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन रिश्ते के ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती है। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपको कि आप स्वयं चेक करें, स्वयं को, स्वयं का स्वयं कन्फेक्शन करें, स्वयं का स्वयं ऑब्जर्वेशन करें कि डे 1 से लेकर तो इस दिन तक, इस पल तक अपने अपने बच्चों के साथ क्या क्या वायलेंस किया हुआ है, शब्द के रूप से, व्यवहार के रूप से, हाथ के माध्यम से, पीटने के माध्यम से, पनिशमेंट देने के माध्यम से।
यदि आपने भय दिया है तो उसकी स्वीकार करिए और इस बात को महसूस करिए कि आपको बच्चों को डराने का हक नहीं है। डरा हुआ बच्चा आपके पास आने के बाद डर से मुक्त होना चाहिए। हम देवता उसी को कहते हैं, गुरु उसी को कहते हैं, भगवान उसी को कहते हैं, माँ बाप उसी को कहते हैं। और याद रखिए, सबसे पहले भगवान बच्चों के लिए कोई होते हैं तो माँ बाप होते हैं, गुरु कोई होता है तो माँ बाप होता है। बच्चा पूरी दुनिया के विषय में जो इमेज बनाता है वो अपने माँ बाप के आधार पर बनाता है। जब तक आपके द्वारा उसके पास भय जाता रहेगा वो दुनिया से भयभीत होता रहेगा और वही से रिएक्शन शुरू होगी। मेरी बात को स्वीकारेंगे आप, कन्फेशन करेंगे। और यदि आपने पहला कदम उठा लिया है तो अगला कदम बहुत आसान है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज कोई है, सबसे बड़ा बैरियर कोई है, सबसे बड़ी घाटी कोई है, खाई कोई है, पहाड़ कोई है रिश्ते के बीच में, तो भय। एक बार भय समाप्त हो गया तो बाकी सारे रास्ते आराम से खुल सकते हैं। मुझे पता है कई पेरेंट्स के मन में एक डर बैठा हुआ है कि यदि हम बच्चों को डराएंगे नहीं तो बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। भय से मुक्त होने के बाद अगला कदम अपने हाथ में है। उनको स्वैराचारी नहीं होने देना है, ट्रेनिंग देनी है, कम्युनिकेशन करना है, प्रशिक्षण देना है, लेकिन उसके तरीके कुछ अलग है। तो पहला अरहम पेरेंटिंग का ये सूत्र है कि आप बच्चों के साथ के अपने रिश्ते का कन्फेशन करें, आलोचन करें, ऑब्जर्वेशन करें कि कहाँ कहाँ भय गया हुआ है, वो नोट डाउन करें, लिख लें। और लिखने के बाद बच्चों के साथ में बैठ करके बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए उनको कहिए कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तब तब ऐसा किया है, और उसके लिए उनसे क्षमा मांगिए। बच्चों से क्षमा मांगिए, जिनको आपने दुख दिया है उनसे क्षमा मांगिए। जब आप क्षमा मांगोगे तो बच्चों को भी आप क्षमा मांगना सिखाओगे। जब आप गलती कबूल करोगे तो बच्चों को भी गलती कबूल करने का एक रास्ता आप खोलोगे। आप अपने मिस्टेक स्वीकार करोगे तो बच्चे भी अपनी भूल स्वीकार करेंगे। और हम पेरेंटिंग के बहुत एक्सपीरियंस है कि जब पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ कन्फेशन किया है तो बच्चों ने भी माँ बाप से कन्फेशन किया है। जब माँ बाप ने बच्चों को प्रॉमिस किया कि हम यहाँ से आगे तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, तो बच्चे भी बड़े खुशी से कहते हैं कि माँ, पिताजी, हम भी भविष्य में ऐसा करेंगे नहीं कि आपको डराना पड़े। इसलिए शुरुआत आपसे होनी चाहिए। पहली कन्फेशन भय का। दूसरा कन्फेशन करिए, खोजिए आपने कब कब बच्चों के साथ कमेंटमेंट कर ब्रेक करिए, कब कब बच्चों के साथ आपने चीटिंग करी है, कब कब आपने उसको कुछ झूठे आश्वासन दिए है। और एक बार आपके ओर से कमिटमेंट ब्रेक हो गई तो उसके पास एक मैसेज चला गया है कि कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए नहीं होती है तो ब्रेक करने के लिए होती है। यदि आप बड़े होकर के बच्चों के साथ की कमिटमेंट ब्रेक करते हैं, आप एक्सक्यूज देते हो, तो बच्चे को एक्सक्यूज का रास्ता आज तक आपने किया होगा, लेकिन आज नई शुरुआत करनी है। आज से नई शुरुआत करनी है। बच्चों को हो कि इसके पहले मैंने तुम्हारे साथ ये कमिटमेंट करी थी, वो ब्रेक करी थी, हमने एक्सक्यूज दिए थे, लेकिन हम उस सारे एक्सक्यूज के लिए आज तुमसे क्षमा मांगते हैं और भविष्य में हम तुमसे कोई भी कमिटमेंट करेंगे तो उसको फुलफिल करेंगे। तीसरी कन्फेशन करना है आपको। बच्चों के सामने आप दोनों ने कभी झगड़ा किया है क्या? आप दोनों की कभी फाइटिंग हुई है क्या? बच्चे ने आपको फाइट करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए, डिबेट करते हुए देखा है, सुना है, और आपको ही पता है जब आप आर्गुमेंट करते हो, जब दोनों की डिबेट होती है, तो आप दोनों को कितने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट देते हो। और बच्चे के लिए तो आप दोनों यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही कुलपति, दोनों चांसलर हो,
और आपने एक दूसरे को दिए जीवन सर्टिफिकेट है, वो बच्चे के पास बिल्कुल सेव है। आपने यदि अपने पार्टनर को कहा है तुमको कुछ समझता नहीं है, और आपके पार्टनर ने आपको कहा है तुझे कोई अक्ल नहीं है, तो बच्चे के पास तो मैसेज चला गया है कि बाप को भी अक्ल नहीं है और माँ को भी अक्ल नहीं है। और बेअक्ल की बात जब आप एक दूसरे के नहीं मानोगे तो बच्चा क्यों मानेगा? आपने एक दूसरे का परिचय रिश्ते में ये जो इंट्रोडक्शन कराया है, आपने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराया है, और ये इंट्रोडक्शन, ये परिचय, ये बायोडेटा बच्चों के पास सेव है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है हमेशा कपल को कि मैं पेरेंटिंग के पहले ब्लिसफुल कपल का शिविर लेता हूँ और कपल को आग्रह करता हूँ कि तुम लड़े बिना रह नहीं सकते हो, मुझे पता है, तुम झगड़े बिना रह नहीं सकते हो, मुझे पता है, लेकिन एक बंधन तो जरूर पालो कि बच्चों के सामने मत झगड़ो। बच्चों के सामने तुम जब झगड़ते हो तो बच्चों के सामने तुम दुश्मन के रूप में आते हो एक दूसरे के, और वो फिर तुम्हारी दुश्मनी का अच्छी तरह से फायदा उठाता है। तीसरा कन्फेक्शन क्लियर करिए कि हम बच्चों के सामने जो जब जब झगड़े हैं उसके लिए कन्फेक्शन करिए। चौथी बात होती है और बड़ी सुंदर होती है, बच्चे की बात एक पार्टनर ने नहीं मानी तो दूसरा पार्टनर चांस देखता है कि मैं उसकी बात मान लूं तो बच्चा मेरे फेवर में हो जाएगा। तो माँ बाप जब दो पार्टियां हो जाएगी तो बच्चों की क्या स्थिति बनेगी? कैसे बच्चों की पर्सनैलिटी और कैसे बच्चों के रिश्ते के ताने बाने अननोइंगली आप लोगों ने उल्टे बाने। तो ये कभी मत करिए। बच्चे ने आपको आकर के दिया कि मम्मी मेरी बात नहीं मानती है, चल मैं ला के देता हूं तुझे, ऐसा मत करिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, प्राय दिन भर के काम में माँ बच्चों से तंग हो जाती है और बच्चे ने कोई बात नहीं मानी तो माँ सीधा सा बोलती है, आने दे तेरे पिताजी को, फिर तुझे दिखाती हूँ। अरे पिताजी आ रहे हैं कि कोई टेररिस्ट आ रहा है? क्या इमेज पहुंचा रहे आप उसके पास? और ये इमेज यदि पिताजी की इस लेकर के उसके मन में बनेगी तो वो क्या करेगा? आज भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते, ये ब्लॉकेज, और यही से दुराव शुरू हो जाता है। मैं केवल अरहम पेरेंटिंग एक आउटलाइन आपके सामने रख रहा हूं और कुछ प्रैक्टिकल टूल्स आपको दे रहा हूं। ये प्रैक्टिकल टूल्स है कि आप इसको प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करने के बाद अगली जो साधना है, क्लीनिंग की प्रोसेस है, ब्लिसिंग की प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, वहां से शुरू होगी। ये रिश्ता आस्था का रिश्ता बनाने का, भय से मुक्त रिश्ता बनाने का, विश्वास का रिश्ता बनाने का ये कुछ सूत्र आपके पास है। इतने ही नहीं, और भी सूत्र है, लेकिन ये कुछ सूत्र है, यहां से आप शुरुआत करें। तय करिए कि हमें देख करके बच्चे को डर नहीं लगेगा। अपने इमेज बच्चों के लिए ऐसी बनाइए कि बच्चा आपको देख करके भय से मुक्त होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जिससे भय लगता है आदमी उसके साथ रहता है तो मजबूरी में रहता है, और जैसे मौका मिलता है तो जिससे भय लगता है उससे भाग कर चला जाता है। ये जो भागने की प्रोसेस शुरू होती है वहां से शुरू होती है। वो आज नहीं जा रहा तो इसलिए नहीं जा रहा कि उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिस दिन भी रास्ता मिलेगा वो भागेगा। तो इसलिए मेरा आग्रह है, अरहम पेरेंटिंग का सूत्र है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ का रिश्ता भय मुक्त होना चाहिए। अगला सूत्र है कम्युनिकेशन। आप बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करते हो? उसके साथ रिलेशन बना करके या कनेक्शन रख करके, डिस्टेंस रख करके कि क्लोज। अरहम पेरेंटिंग का सूत्र है कि बच्चों के साथ जब भी बात करें, बच्चे का हाथ हाथ में लेकर बात करें, बच्चे के पीठ पर हाथ रखते हुए बात करें। आपका टच रहेगा तो आपके स्पर्श के माध्यम से जो बात पहुंचेगी वो शायद शब्दों के माध्यम से नहीं पहुंचेगी।
स्पर्शनेंद्रिय अपने बहुत स्ट्रांग है, जो शब्दों से नहीं समझता वो स्पर्श से समझता है। इसलिए कम्युनिकेशन का पहला ही एक ही सूत्र दे रहा हूं आपको कि बच्चों के साथ बात करते समय कभी भी बच्चों को दूर मत रखिए, टच अनटच मत रखिए, स्पर्श में रखिए, उनको अछूत मत रखिए, उनको अस्पृश्य मत रखिए, दूरी मत रखिए। दूरी के कारण से संवाद नहीं होता है, संवाद शून्यता का जन्म होता है। और आप देखोगे आपके संवाद में क्या गहराई आती है। दूसरा सूत्र है कम्युनिकेशन, केवल इतना ही सूत्र दे रहा हूं आज, बाकी बहुत सारे सूत्र हैं कि आप कौन सी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की भाषा प्रयोग करते हो कि कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की भाषा प्रयोग करते हो। आप उसके अंदर विश्वास को जागृत करते हो कि उसके सामर्थ्य पर सीमा लगाते हो। बच्चे ने कोई काम करना चाहा, आप उसको क्या कहते हो? तो ये कर सकता है बोलते हो कि सोच ले तो कर पाएगा क्या? दो ही वाक्य आपके पास, और भी वाक्य तारा से नहीं हो रहा, तू तेरे से नहीं होगा तो रहने इस काम को। पहला वाक्य विश्वास निर्माण करता है, हाँ तू कर सकता है। दूसरा वाक्य उसके मन में संदेह निर्माण करता है, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। और तीसरा सेंटेंस उसके अंदर पूर्णतः विश्वास को तोड़ देता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए भाषा वो प्रयोग करिए कि उसके अंदर विश्वास निर्माण हो, उसका कॉन्फिडेंस तैयार हो। ऐसा बहुत बार हुआ होगा ना कि आप कोई काम कर रहे हो और छोटा सा बच्चा आपके काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो छोटा मोटा कोई काम करना चाहता है और आप उसको रोक देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम बिगड़ेगा। आप क्या करें इस माध्यम से? बच्चों को सहयोग देने की उसकी जो सहज प्रवृत्ति है, आपको हेल्प करने की उसकी जो सहज भावना है, उसको आप बंद कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। उसको आप एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं तूने मुझे कोई सहयोग नहीं देना, और फिर बाद में आप ही शिकायत करते हैं कि बच्चा हेल्प नहीं करता है। ये बंद करिए, सहयोग के रास्ते खोलिए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बच्चों को काम सौंपिए। बच्चों को हेल्प करने में मजा आती है, और यदि वो तुम्हारे काम में सहभागी होंगे तो उनका भी विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा भी काम हल्का होगा। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपको, और कई बार उसके जवाब आपके पास होते हैं, कई बार नहीं होते। कई बार आपको लगता है कि इसका सवाल फालतू के हैं। शायद हो सकता है कि आपके लिए फालतू के होंगे, लेकिन बच्चे के लिए सवाल फालतू के नहीं। जिसका जवाब आपको नहीं आता है, आराम से कहिए ना कि मैं भी उत्तर खोजता हूं, तू भी उत्तर खोज ले। बच्चे के साथ ओपन रहिए ना। नहीं आता तो बच्चे पर चिढ़ते क्यों? और जब आप चिढ़ते हैं तो उसके पास एक ही मैसेज आता है कि क्वेश्चन पूछना गुनाह है, जिज्ञासा करना गुनाह है, सवाल पूछना गुनाह है। और यदि वो ओपन कर दिया तो शायद हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी संतति कल साइंटिस्ट बन जाएगी। कि एक बार क्यूरियोसिटी जिंदा रह गई, जिज्ञासा जिंदा रह गई, तो ज्ञान के किसी भी आकाश में किसी भी शिखर पर आदमी पहुंच सकता है। तो उसके क्वेश्चन को मारिए मत, उसके क्वेश्चन को जिंदा रखिए, उसका क्वेश्चन का वेलकम करिए। जितने आप उसके क्वेश्चन का वेलकम करोगे उतना ही उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगला सूत्र है, इसके पहले जो कुछ उसकी ऊर्जा में गया हुआ है, उसके इनर बॉडी में गया है, उसके उस कचरे की क्लीनिंग करनी होती है। और आरंभ पेरेंटिंग में क्लीनिंग के प्रोसेस सिखाते हैं। वो एक एनर्जी का प्रयोग है, एक ऊर्जा का प्रयोग है, एक शक्ति का प्रयोग है कि माँ बाप के हाथ, चारों हाथ मिलकर के उसके अंदर की पूरी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देते हैं। और पांचवा जो आरंभ पेरेंटिंग का सूत्र है वो है माँ बाप के आशीर्वाद देने का तरीका, ब्लेसिंग देने का तरीका है। और किसी के आशीर्वाद ग्रहण करने की नहीं ग्रहण करने ये बच्चा तय कर सकता है।
और किसी की बद्दुआ लेने की नहीं लेनी ये संतति तय कर सकती है, लेकिन माँ बाप की दुआ या बद्दुआ, ब्लेसिंग या कर्स लेना कि नहीं लेना ये बच्चे के हाथ में नहीं है, कि उसके साथ आपका एक बहुत प्राणिक रिश्ता है, शक्ति का रिश्ता है, और उस रिश्ते के माध्यम से जो भी जाएगा वो बच्चे के अंदर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये रिश्ता इतना लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, केवल बचपन की बात नहीं, चाहे जितना भी, चाहे जितनी संतति बड़ी हो जाए, आशीर्वाद तुम्हारे उसके पास पहुंचते ही पहुंचते हैं, और बद्दुआएं भी तुम्हारी पहुंचती पहुंचती है। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो ज्यादा या बद्दुआ देते हो? अशुभ शब्द बोलते हो नहीं बोलते हो? मूर्ख, नालायक, व्याकल, आपको क्या लगता है ये शब्द आशीर्वाद के हैं कि बद्दुआ के? क्यों देते हो अपने बच्चों को ये बद्दुआ? किस लिए देते हो? आपकी भावना नहीं, ये शब्द गलत है, इन शब्दों का प्रयोग मत करिए। एक सत्य घटना दे रहा हूं आपको। इंदौर में चतुर्मास था, एक परिवार के बेटों ने एक्सपोर्ट की फैक्ट्री लगाई, बैंक का कर्जा लिया, मार्केट से भी पैसा उठाया, बाप की इज्जत थी इसलिए पैसा मार्केट से मिल गया, और बड़ा प्रोजेक्ट चला तो निहाल, नहीं चला तो निढाल, और वही हुआ है। सीधी वो हो गई कि भागने की नौबत आ गई। वो गाइडेंस के लिए मेरे पास आए थे, किसी ने भेजा था, मैंने उनसे बातचीत करके कुछ रास्ते उनको बताए, आगम के आधार पर रास्ता बताया था। कुछ महीनों के बाद मैंने तलाश करी कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ है, पता चला कि समाधान नहीं हुआ है। और एक 15 दिन के बाद उनके एरिया में गया तो उनके पिताजी मुझे मिले। मैंने पिताजी को पूछा क्या हाल वाले बच्चों के, और पिताजी बहुत परेशान हो चुके थे। बच्चों ने जिस तरीके से व्यवसाय किया था उनकी इज्जत दांव पर लग गई थी, बहुत परेशान थे, और उस परेशानी के बीच उन्होंने बच्चों के लिए अपने अंदर की पूरी पीड़ा नेगेटिव शब्दों में सामने रखी। मेरी सारी इज्जत, ऐसे बच्चे, वैसे बच्चे, वो बच्चे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ये जो बोल नहीं सकते थे वो बोल गए। और मुझे लगा समाधान क्यों नहीं हो पाया। मैंने पिताजी को बाजू में लेकर के कहा आपके ये शब्द बच्चों को दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं? और आपकी बद्दुआ जाएगी तो किसी की भी दुआ काम नहीं आएगी। मैं आपको एक पचकान देना चाहता हूं, एक नेम देना चाहता हूं। मैंने उस पिता को कहा कि आप अपने बच्चों को दिल से भी बद्दुआ नहीं दोगे, कोई अशुभ शब्द मन में भी नहीं लाओगे। और आश्चर्य है, 6 महीने के अंदर सारा चरित्र चेंज हो गया, सारा दृश्य चेंज हो गया कि पिता दुआ दे, मां दुआ दे तो बाहर के किसी की दुआ की जरूरत नहीं होती है, और पिता और मां बद्दुआ दे तो बाहर की कोई दुआ काम में नहीं आती है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, चाहे जो हो जाए, आपके बच्चों से चाहे जितनी गलती हो जाए, लेकिन बच्चों को कभी भी बद्दुआ मत दो, आशीर्वाद देने। और आशीर्वाद देने की एक टेक्निक है, आशीर्वाद देने की एक विद्या है, आशीर्वाद देने की एक साधना है। आरंभ पेरेंटिंग में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के आधार पर ही अगला काम चलता है। तो ये एक आरंभ पेरेंटिंग का छोटा सा सूत्र है, समरी टाइप आपके साथ ये बात रखी। आप यदि इस आरंभ पेरेंटिंग के माध्यम से, इसका लक्ष्य है, आरंभ का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठता, सुपर पावर। मां के अंदर, पिता के अंदर
अपने बच्चों को देने के लिए जो सुपर पावर होती है, सर्वोच्च सामर्थ्य होता है, उस रिश्ते में जो ऊंचाई होती है, उस रिश्ते में जो गहराई होती है, उस गहराई को जागृत करना, उस ऊंचाई तक माँ बाप को पहुंचाना है, ये अरहम पेरेंटिंग का लक्ष्य है। और एक बार माँ बाप ऊंचाई पर पहुंचे तो बच्चों ने तो ऊंचाई पर पहुंचना ही पहुंचना है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग देकर के आज के सेशन को समापन कर रहा हूं। आपको पता है, अभिमन्यु की कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर वो चक्रव्यूह में मृत्यु होती है, पराजय होती है। एक कवि के शब्दों में, सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, पिता की गोद में पुत्र का सिर था। पिता ने, अर्जुन ने अभिमन्यु से पूछा, रति अतिरथि महारथी तेरे साथ थे, शस्त्र अस्त्र सब कुछ तेरे पास थे, मंजिल पर तो पहुंचा था, बात केवल लौटने की थी, बता बेटा बात क्या हुई। और कवि का अभिमन्यु जवाब देता है, तात मात सो गई थी। जिस समय सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह की कला सिखा रहा था, सुना रहा था, प्रवेश की विधि सुनते सुनते सुभद्रा सो गई, अंदर का गर्भ भी सो गया है। मां ने ही नहीं सुना था, गर्भ ने भी सुना था। इसलिए प्रवेश की विधि तो अभिमन्यु के पास थी, लेकिन बाहर आने की विधि नहीं थी। एक मां जब सो जाती है तो रथी अतिरथी महारथी शस्त्र अस्त्र सब व्यर्थ हो जाते हैं। एक मां जब जग जाती है कुंती जैसी, तो दुर्योधन दुशासन सारे व्यर्थ हो जाते हैं। बस आप जगे, आपके बच्चों का भविष्य जगे। आने वाला समय ये पेरेंटिंग का है, ये अरहम पेरेंटिंग का है। कि अरहम पेरेंटिंग की पूरी कंसेप्ट जो है वो केवल साइकोलॉजी के आधार पर नहीं है, उसका बेस है अध्यात्म, उसका बेस है ब्लेसिंग, उसका बेस है पूर्व जन्म। वो बात करते रिश्ते के आधार पर, केवल मनोविज्ञान के आधार पर नहीं, कि मनोविज्ञान के अपने सीमा है, बाल मनोविज्ञान के भी अपने सीमा है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान जो है वो केवल जन्म से शुरू नहीं होता है, वो केवल एजुकेशन से पूरा नहीं होता है, तो उसके पीछे एक चैतन्य की शक्ति को भी स्वीकार किया गया है। और उस चैतन्य शक्ति के आधार पर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 10:15 हो गई, पौन घंटा हो गया ना। हाँ था 9:30 10:15 हो गए। हाँ 45 मिनट हो गए। तो ये अरहम पेरेंटिंग का सेशन आपके पास है। आपको यदि आगे इसमें जुड़ना हो, डिस्कनेक्ट हो गए, आपको यदि इसका पूरी ट्रेनिंग लेनी हो तो इसके ट्रेनर है, पूरे इंडिया में इसके ट्रेनर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। मैंने केवल एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज का सेशन लिया है। आप इसमें जुड़े, आप भी उस ऊंचाई पर पहुंचे कि जहां पहुंच करके आपको भी गौरव की अनुभूति हो, बच्चों को भी लगे कि जैसे माँ बाप मुझे मिले हैं मेरा सौभाग्य है। आपको भी लगे कि ऐसे बच्चे पाकर के आप भी धन्य हो जाए, आपको पाकर के बच्चों को भी धन्यता का एहसास हो जाए। यही अरहम पेरेंटिंग का लक्ष्य है। एक विश्वास है कि माँ बाप चाहे तो बच्चों को किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, और माँ बाप ने ऊंचाई पर पहुंचाया तो बच्चे भी माँ बाप का सपना सच करे बिना कभी नहीं रहेंगे। आपके सपनों का उन पर बोझ नहीं हो, आपके सपनों की उनको ताकत दीजिए,
आप उनके बंधन मत बनिए, आप उनके साधन बनिए। आप उनको उड़ने का आसमान दोगे। जितने बच्चे ऊंचे उड़ेंगे उतना ही आपका भी सीना और चौड़ा होगा, आपकी गर्दन भी उतनी ही सीधी होगी। बस आपका मस्तक ऊंचा तो देश का मस्तक ऊंचा है, और बच्चे ऊंचाई पर है तो पूरा देश ऊंचाई पर है। और इसलिए अपने रिश्तों को किसी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने से बचाना हो तो रिलेशन की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करिए। जितनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी उतना इन्फेक्शन कम होगा। वायरस को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर करके वायरस को आप फेल कर सकते हो। आज का सारा माहौल, सोशल मीडिया, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जितने आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, विश्वास के होंगे, आस्था के होंगे, उतना ही ये सारा बाहर का माहौल बेअसर होगा। आप अरहम पेरेंटिंग के बने, आपके अंदर की पूरी अर्हता जागृत हो। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति।